हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में मेंटल इलनेस का ही टॉपिक अभी चल रहा है, क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाता है कोई भी टॉपिक। धीरे धीरे समझे, थोड़ा थोड़ा करके समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मेंटल इलनेस में हम लोगों ने जो पढ़ा है, मेंटल इलनेस लक्षणों से पता चलता है ना। तो लक्षणों में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मानसिक रोगों के लक्षणों की संख्या बहुत अधिक है। जैसा कि अभी हम लोग ने पिछले उसमें पढ़ा ना, और पढ़ रहे हैं बराबर पिछली क्लासेस से, कि मानसिक रोगों के लक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इनके लक्षणों को हम लोगों ने प्रकार के तीन तरह से वर्गीकृत किया था। किसने? संज्ञानात्मक लक्षण, भावात्मक और क्रियात्मक लक्षण। तो संज्ञानात्मक का भी वर्गीकरण किया गया था कई लक्षण, कई प्रकार के लक्षणों में। जैसे उसमें किया गया था संवेदना संबंधी व्याधि की लक्षण, जो संवेदना से संबंधित कोई इलनेस होती है या लक्षण दिखते हैं, व्याधि की लक्षण यानी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो दिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसमें प्रत्यक्षीकरण से संबंधित लक्षण, जिसमें कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने सहचर स्थापित करने में व्याधि की लक्षण देखे थे, कि सहचर स्थापित करने में जो जिनके अंदर मेंटल इलनेस होती है तो किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्मृति से संबंधित लक्षण, कि स्मृति से संबंधित क्या व्याधि की दोष होते हैं उनके अंदर, स्मृति लोप, तो आंगिक और मनोदैहिक इस तरह की। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था अवधान से संबंधित व्याधि की लक्षण, की अवधान कितने तरह से प्रभावित कर, किस तरह से लक्षण में प्रदर्शित होता है, किस तरह का अवधान उनके अंदर दिखाई देता है। या तो बहुत एकाग्रचित होकर कोई चीज देखने लगते हैं ना, या बहुत ही आंशिक या बिल्कुल नहीं देख पाते हैं चीजों पे, उनका अवधान नहीं जाता है, या उनका अवधान त्रुटिपूर्ण होता है, कि वो जो चीजें देखते हैं उसका गलत प्रत्यक्षीकरण करते हैं, त्रुटिपूर्ण अवधान। अब इसके भी बाद क्या आता है, संज्ञानात्मक लक्षण भी चल रहे हैं अभी। तो संज्ञानात्मक लक्षण भी इसके बाद आते हैं चिंतन से संबंधित। ठीक है, चिंतन से संबंधित व्याधि के लक्षण अब हम लोग पढ़ेंगे। चिंतन से संबंधित चिंतन से संबंधित व्याधि की लक्षण। ठीक है, तो चिंतन से संबंधित लक्षणों में जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, संवेदनाएं, चिंतन में तो सभी आती है ना, संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, है ना, ये सभी चिंतन में शामिल होते हैं। तो चिंतन से संबंधित जो लक्षण होते हैं, इनमें क्या होता है, इन चिंतन से संबंधित दो तरह के प्रमुख लक्षण होते हैं। एक होते हैं ऑब्सेशन, दूसरे होते हैं डिप्रेशन। ठीक है, ऑब्सेशन और डिप्रेशन जो चिंतन की विषय वस्तु को प्रमाणित करते हैं, ऑब्सेशन और डिप्रेशन। तो ऑब्सेशन क्या है? मनोग्रस्तता। ठीक है, तो मनोग्रस्तता क्या है? ये रोगी ऐसे, जो मनोग्रस्तता वाले रोगी होते हैं, ये ऐसा अनुभव करते हैं कि उनकी जो चिंतन प्रक्रिया, इन्हें ऐसे दिखाई देते हैं कि उनकी जो चिंतन प्रक्रिया होती है वो दोषपूर्ण होती है। मनोग्रस्तता के रोगी चिंतन से संबंधित जो व्याधि के लक्षण होते हैं उसमें मनोग्रस्तता शामिल है, तो इनकी जो चिंतन प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण दिखाई देती है। कैसे? अब देख लेते हैं कि रोगी एक विचार विशेष कोई हमेशा बना रहता है, उसके अंदर कोई विचार उसके अंदर परमानेंट बना रहता है। जैसे कि मनोग्रस्तता का लक्षण क्या होता है, इसमें बाध्यता, बाध्यता जैसे किसी चीज का ऑब्सेशन होता है, जिसे हम लोग ऑब्सेशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस रोगी ऐसा मानता है कि उसके हाथ गंदे, वह बार बार हाथ धोता है, बार बार हाथ धोता है, फिर भी उसको मालूम है उसके हाथ साफ हैं, लेकिन उसको ऐसा फील होता है, इस तरह की चिंतन प्रक्रिया चलती है कि उसको लगता है हाथ मेरे गंदे हैं, बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया करता रहता है, जबकि उसको अपना ये कारण ज्ञात है, फिर भी वो बाध्य होता है इस तरह के कार्य करने के लिए। ठीक है, बार बार हाथ धोने के लिए वो बाध्य रहता है, उसको ऐसा फील होता है कि, और इसमें वो भी दूसरा क्या होता है ऑब्सेशन के अलावा,
ऑब्सेशन और फोबिया। फोबिया में क्या होता है? असंगत भय। असंगत भय यानी कि जैसे कि कुछ ज्यादा ही किसी चीज से भयभीत रहना। जैसे पानी से, किसी को पानी से इतना अधिक भय होता है कि वो नहाना, पानी को देखकर भी डर उसको लग जाता है। आग से भय, है ना, आग से भय होता है फोबिया। फोबिया कई टाइप का होता है। तो फोबिया में पानी का भय, आग का भय, ऊंचाई का भय, है ना, इस तरह के उसमें कई तरह के भय होते हैं जिनको हम फोबिया कहते हैं। तो इस जो चिंतन से संबंधित के लक्षण होते हैं वो इन लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें फोबिया होता है, ऑब्सेशन होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसमें व्यामोह भी होते हैं, डिल्यूजन भी होते हैं। वही डिल्यूजन जो हम लोग ने पढ़े थे पहले भी, व्यामोह भी होते हैं। व्यामोह के कई टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्रियात्मक लक्षण। संज्ञानात्मक लक्षण के बाद क्रियात्मक लक्षण हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। क्रियात्मक लक्षण क्या होते हैं? जो क्रियात्मक लक्षणों के बारे में बताया था ना, उसमें कौन कौन से जो आते हैं क्रियात्मक लक्षण? तो पेशीय संबंधी लक्षण इसमें जो आते हैं। ठीक है। इसमें कौन से आते हैं? पेशीय क्रियाओं के लक्षण। पेशीय क्रियाओं के लक्षण ये कुछ जो मेंटल इलनेस के लोग होते हैं, जिनमें मेंटल इलनेस होती है, तो इनके लक्षण कुछ डिफरेंट तरह के दिखते हैं ना। तो उनमें लक्षणों का समूह दिखाई देता है, एक ही नहीं। कुछ वो उनका देखने का तरीका जैसे कुछ अलग होगा, उनका बैठने उठने का तरीका कुछ अलग दिखता है। समझ जाते हैं ना, आप लोग भी देख के समझ जाते होंगे। पेशीय क्रियाएं के लक्षण आप लोग भी जैसे समझ जाते हैं उसमें देख के कि इसके लक्षण कुछ अलग से दिख रहे हैं, तो ये यही लक्षण है। तो इसमें क्या दिखता है? पेशीय क्षीणता। पेशीय क्षीणता दिखाई देती है। पेशीय क्षीणता। तो इसमें क्या होता है पेशीय क्षीणता में? इसमें जो ये मैस्कुलस होते हैं, तो इनकी उपस्थिति में मांसपेशियों में जो तंतु होते हैं, मांसपेशियों के जो तंतु होते हैं काफी क्षीण, सूखने लगते हैं, क्षीण हो जाते हैं। मांसपेशियों के तंतु सूखने लगते हैं। ये मतलब बॉडी में चेंजेस आते हैं जो क्रियात्मक रूप से चेंज आते हैं, पेशीय क्रियाओं के क्रियाएं। तो पेशीय क्षीणता। उसके बाद आता है पक्षाघात। पेशी क्षीणता के बाद इसी में दूसरा पॉइंट आता है पक्षाघात। तो इसमें क्या होता है? मांसपेशियों की गति, जो मांसपेशियों में गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है या रुकावट आ जाती है, तो किसी एक खास अंग का काम करना बंद कर देता है। जिसे पैरालिसिस नहीं बोलते, तो कोई इस के कारण कोई अंग होता है वह अपनी क्रियाएं नहीं कर पाता है, उसकी क्रियाएं रुक जाती हैं। इसके बाद आता है टिक। टिक तो ये मांसपेशियों में बार बार होने वाला, जो मांसपेशियों में बार बार होने वाला अंकुचन होता है उसको हम लोग टिक कहते हैं। ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक कुछ टर्म्स भी रहते हैं जिसको आप लोग समझ लीजिए सिर्फ, है ना। उनको टिक कहते हैं, जो मांसपेशीय संकुचन होता है। ठीक है। इसके बाद आता है ऐंठन। तो शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं, आंतरिक अंगों की मांसपेशियों में अंकुचन, ऐंठन, है ना। मांसपेशियों में एक अंकुचन, ऐंठन होती है। ठीक है। इसको पेशीय क्रियाओं के लक्षणों के रूप में इस तरह से बॉडी में प्रकट होती है। पेशी क्षीणता, पक्षाघात,
टिक और ऐंठन, जो मांसपेशी क्रियाओं में ऐंठन होती है, मांसपेशियों का अंकुचन होता है, ठीक है, ऐंठन होती है, ये सब पेशी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब इसी में क्रियात्मक लक्षण में आता है वाणी से संबंधित व्याधि की लक्षण। वाणी से संबंधित व्याधि के लक्षण, वाणी से संबंधित वाणी से संबंधित व्याधि की लक्षण में क्या आता है कि इसमें वाणी दोष प्रकट होते हैं। वाणी दोष क्या होते हैं? लिखने, इसमें क्या होता है, मानसिक रोगियों को बोलने, जिनमें इस तरह के लक्षण होते हैं, ऐसे मानसिक रोगियों को बोलने और लिखने में दिक्कत होती है। जैसे क्या होता है, जैसे हकलाना, जब वो बोलते हैं तो हकलाना, तुतलाना, है ना, और शब्दों का अस्पष्ट होना, ठीक है। तो वाणी से संबंधित व्याधि के लक्षण में ये सब आते हैं, हकलाना, तुतलाना और जैसे शब्द अस्पष्ट शब्द बोलना। तो इसे क्या बोलते हैं? अपोनिया, म्यूटिज्म, या बिल्कुल नहीं बोलते हैं या बिल्कुल चुप रहते हैं ना। वाणी से संबंधित व्याधि के लक्षण में या तो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या बिल्कुल चुप रहते हैं, या बिल्कुल अस्पष्ट बोलते हैं। इस तरह के व्याधि के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इससे इस तरह के लक्षण पाने से हम मेंटल इलनेस का जिसमें होती है तो वो समझ आती है ना, उनमें ये सब भी लक्षण प्रदर्शित होते रहते हैं। यानी कि मेंटल इलनेस कोई एक लक्षण से नहीं पहचाना जा सकता, उसमें लक्षणों का बहुत समूह होता है, बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं हर तरह के ना, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। तो उनमें हर तरह के लक्षण आपको जैसे बताए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक के अंदर सारे के सारे लक्षण हो, लेकिन काफी कुछ लक्षण होते हैं, बहुत अधिक लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ने लिखने की योग्यता का हौस रहता है। अब इसके बाद ऐच्छिक क्रिया संबंधी, वाणी से संबंधित हो गए, अब हो गए ऐच्छिक क्रिया संबंधित। ऐच्छिक क्रिया संबंधित लक्षण, तो इसमें ऐच्छिक क्रिया संबंधित लक्षण भी कई निम्न प्रकार से होते हैं। उसमें कौन से होते हैं? संकल्प अक्षमता, संकल्प अक्षमता, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, संकल्प की अक्षमता दिखाई देती है, वह किसी चीज का निर्णय नहीं ले पाते हैं। इन लोगों में इस तरह से लक्षण की उपस्थिति में रोगी संकल्प शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि संकल्प शक्ति की कमी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है पेशी, पेशी प्रतिष्ठम। तो इसमें क्या होता है, पेशी प्रतिष्ठा में, इसमें व्यक्ति में क्या होता है, इसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? इस लक्षण में रोगी की मांसपेशियां ऐसी हो जाती हैं कि उनमें लचीलापन समाप्त हो जाता है, ठीक है। पेशियों में लचीलापन समाप्त हो जाता है, वो उस तरह का लचीलापन नहीं रहता है जो होना चाहिए। इसके बाद आती है अनम्य पेशी प्रतिष्ठम। तो इसमें क्या होता है, रोगी घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठा रहता है, ठीक है। इसमें मतलब घंटों तक वो उसकी पोजीशन ही नहीं चेंज होती है, अगर वो बैठा है जिस स्टाइल में तो बैठा रहेगा। अब
इसके बाद आती है मोम की भांति नम्रता, यानी कि पेशी मांसपेशियों में बहुत अधिक लचीलापन हो जाता है, इतना अधिक कि मोम की भांति समझ लीजिए, इसीलिए लिखा है इसमें मोम की भांति, बहुत अधिक लचीलापन हो जाना। ऐच्छिक क्रिया संबंधी जो लक्षण है उसमें ये संकल्प क्षमता, पेशी प्रतिष्ठन, अनम्य पेशी प्रतिष्ठन और मोम की भांति नम्रता। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हमारे भावात्मक लक्षण जो हैं। भावात्मक लक्षण के अंतर्गत ये संज्ञानात्मक हो गए, क्रियात्मक हो गए, अब भावात्मक लक्षण बचे। इसके बाद आते हैं भाव संबंधी लक्षण। संज्ञानात्मक लक्षण, क्रियात्मक लक्षण, अब भाव संबंधी लक्षण। तो भाव संबंधी लक्षण भी कई प्रकार के, जैसे उदासीनता। ठीक है, उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता बहुत अधिक दिखाई देती है। ठीक है, उदासीनता के प्रति बहुत अधिक तटस्थ होते हैं, ऐसे लक्षण में दिखाई देंगे, उदासीन आपको दिखाई देंगे, तो उनमें प्रेरणा का अभाव रहता है। जो लोग उदासीन दिखाई देते हैं ये प्रेरणा के अभाव के कारण मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको आप जितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करो नहीं, वो उदासीन ही दिखेंगे आपको। ठीक है, इसमें एक लक्षण, भाव संबंधी लक्षण में एक लक्षण ये आता है। दूसरा आता है अतिभाविता। अतिभाविता, तो इसमें क्या होता है, अतिभाविता में इस लक्षण में सुखद और दुखद तीव्र रूप से दिखाई देते हैं। अगर सुख होगा तो वो बहुत अधिक दिखाई देगा, यानी बहुत अधिक खुश दिखाई देंगे, या अगर दुखी होंगे अतिभाव होगा, हर चीज का अति होगी। अगर खुश होंगे तो बहुत अधिक, दुखी होंगे तो बहुत अधिक दुखी होंगे। इसके बाद आती है प्रतिभाविता। ठीक है, उदासीनता, अतिभाविता और उसके बाद है प्रतिभाविता। तो प्रतिभाविता में ऐसे लोगों को क्या दिखाते हैं, ये लोग मतलब अगेंस्ट काम करते हैं। अगर सुख का माहौल है, कोई खुशी की बात है, तो ये लोग दुखी दिखाई देंगे, और दुख की कोई अगर सिचुएशन है तो ये लोग खुश दिखाई देंगे उस समय। तो इन लोगों में प्रतिभाविता दिखाई देती है, मतलब अपोजिट दिखते हैं, खुशी में दुखी रहते हैं और दुख में कोई बहुत बड़ा कोई घर में गम है, अब इनको लेकिन दुख नहीं हो रहा है, ये लोग हंस रहे हैं, इनको खुशी फील हो रही, इनको ये फील नहीं हो रहा है कि इस समय हमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इनके अंदर ऐसी भावनाएं प्रकट होंगी, और बहुत खुशी है घर में तो हो सकता है ये रोना शुरू कर दे, इनको ये फील ही नहीं होगा कि खुशी में हंसना है कि रोना, वो अपने उल्टा अपोजिट करते हैं, खुशी के माहौल में भी रोने लग जाएंगे। तो ये भाव संबंधी लक्षण होते हैं। अब इसी में दूसरा क्या आता है, संवेगों का, संवेग से संबंधित। संवेग से संबंधित विकृत लक्षण, व्याधिकी लक्षण, कुछ भी आप बोले, विकृत लक्षण संवेग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, संवेग से संबंधित विकृतता दिखाई देती है। संवेग या तो बहुत बढ़े हुए रूप में दिखते हैं, इलेशन रूप में। ठीक है, संवेग बहुत अधिक बढ़े हुए रूप में दिखेंगे। क्रोध है तो बहुत अति का क्रोध, भय है तो बहुत बेफिजूल का भय। संवेगों में विकृत लक्षण में यानी कि संवेग बहुत विकृत बढ़े हुए रूप में दिखाई देंगे। या फिर क्या होगा इनके साथ, विषाद। अगर इनके अंदर विषाद यानी कि डिप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें संयोगों की न्यूनता होती है, संवेग नहीं होते, ये लोग बहुत खुश होंगे ना दुखी होंगे, ये लोग बिल्कुल शांत। डिप्रेस होंगे, डिप्रेस व्यक्ति कैसा होता है, ना किसी से बात करना, उदास होगा, ना उसको खुशी फील होती है, ना दुख फील होता है, वो किसी से ना बात करना पसंद करता है, तो एकदम शांत स्वभाव, एकदम शांत रहेगा।
ठीक है। तो संवेग से संबंधित विकृत लक्षण दिखेंगे जो सामान्य लोगों से कुछ अलग तरह के दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण जो बताए हैं वो सामान्य लोगों से कुछ अलग दिखाई देते हैं। आप लोगों को भी ऐसा दिखाई देता होगा, आप समझ जाते होंगे कि हाँ ये इसमें कोई मेंटल इलनेस दिखाई दे रही है ना। मेंटल इलनेस को सामान्य रूप से देखने को पहचान हो जाती है, सामान्य रूप से हम लोग पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति में मेंटल इलनेस है। उसके लक्षणों को देखकर ही तो पहचानते हैं, उसके व्यवहार को देखकर ही तो पहचानते हैं। उसका एटीट्यूड कुछ अलग तरह का होता है, उसका पोस्चर कुछ अलग तरह का होता है। इन्हीं सब से हम मेंटल इलनेस पहचान पाते हैं। और जो ये संवेगों संबंधित विकृत लक्षण है, इनमें क्या होता है, संवेगों में परिवर्तनशीलता भी बहुत अधिक दिखाई देती है, बहुत जल्दी इनमें परिवर्तन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो संवेगों में परिवर्तनशीलता भी संवेगों में विकृत लक्षण है। पर जो ये परिवर्तनशीलता है ये भी एक तरह का विकृत लक्षण है। इस तरह से ये हमारा मेंटल इलनेस। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। जो हमने पहले आप लोगों को इसी में बताया था ना कि हेलुसिनेशन प्रत्यक्षीकरण वाले में कि उसमें लोग जो लोगों को विभ्रम होते हैं, व्यामोह होते हैं, तो इनके भी टाइप्स हैं। व्यामोह के भी टाइप्स हैं और हेलुसिनेशन यानी कि विभ्रम के भी बहुत से टाइप्स हैं। अलग अलग प्रकार के विभ्रम होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यामोह होते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग व्यामोह के प्रकार और हेलुसिनेशन के प्रकार पढ़ेंगे।